हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 21 मई 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर का पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, वहीं से आपको ये पीडीएफ मिल जाती है। डेली की जो मैं आपको पीडीएफ देता हूं उसमें स्टैटिक जीके का बहुत सारा क्रिस्प कंटेंट होता है, इसलिए आप उसको डाउनलोड करके पढ़ना ना भूला करिए। ये केवल डाउनलोड करके रखने के लिए नहीं है, डेली आपको इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 2022 का हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है, उस पे कौन से शहर ने स्टार्टअप कैपिटल के रूप में टॉप किया था। तो ये है बेंगलोर। बेंगलोर भारत की स्टार्टअप कैपिटल डिक्लेयर किया गया था हुरून फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 में। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 2021 से 22 के सत्र में सबसे ज्यादा स्टार्टअप भारत में बेंगलोर शहर में खोले गए थे। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई है। और ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसमें लोकसभा सदस्यों के लिए कितनी सीटें बनाई गई हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी है, ये 888 लोकसभा मेंबर्स के लिए बनाई गई है। इसके अलावा अगर बात करें कि राज्यसभा सदस्य के लिए कितनी सीटें हैं, तो उनके लिए 300 सीटें। तो 300 राज्यसभा मेंबर के लिए हैं और 888 सीटें लोकसभा मेंबर्स के लिए इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में बनाई गई है। ये जो बिल्डिंग है, इसकी खास बात यह है कि ये 64,500 स्क्वायर मीटर एरिया में फैली हुई है। और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में किया था। ये 2022 तक एस्टिमेटेड बन के तैयार हो जानी थी, लेकिन बीच में कोविड पैंडेमिक में रहा। स्टिल उसके बाद भी 2023 का हाफ आने से पहले ही इस बिल्डिंग का उद्घाटन होने जा रहा है। अब 28 मई को, तो 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और जो ये बिल्डिंग है, इसमें 3 द्वार है, मतलब 3 गेट है। एक का नाम है शक्ति द्वार, ध्यान रखिएगा, शक्ति द्वार। और एक का नाम है ज्ञान द्वार। और एक का नाम है कर्म द्वार। क्लियर है इतना? और एक और चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने वाली, वो ये है कि ये जो बिल्डिंग है, ये 970 करोड़ की मदद से बनी हुई है। मतलब 970 करोड़ रुपए, करीब करीब आप बोल सकते हो 1000 करोड़ की मदद से बनी हुई है ये पूरी बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में G20 की तीसरी इन्वायरमेंट क्लाइमेट की जो वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, इसका आयोजन कौन से शहर में किया गया है। इस बार ये मीटिंग मुंबई में आयोजित करी गई थी। वैसे मैंने आपको कल भी इस न्यूज के बारे में बताया था, बट आज आपको डेट बता देता हूँ कि इसकी शुरुआत आज से हो रही है। 21 मई से इसकी शुरुआत हो रही है और ये 23 मई तक चलेगी। 3 दिवसीय मीटिंग है। इसमें G20 के 100 से भी ज्यादा डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। G20 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का एक समूह है। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और 2024 में, अगले साल, G20 को होस्ट करेगा ब्राजील। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो ब्राजील में इस टाइम पे सरकार किसकी है, ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। अभी हाल ही में अमेरिका का यह कौन सा राज्य है जिसने चाइनीज एप्लीकेशन टिकटॉक को पूरे तरीके से बैन कर दिया है? तो यह है मोंटाना। मोंटाना स्टेट के जो मेयर हैं, इनके द्वारा अभी हाल ही में टिकटॉक पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मोंटाना के जो गवर्नर हैं, इनका नाम है ग्रेग जियान फोर्ड्स। यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, ग्रेग जियान फोर्ड्स। ठीक है। इनके द्वारा टिकटॉक को इसलिए बैन किया गया है कि जो चाइनीज कंपनीज ऐप हैं, उनके ऊपर कई सारे कंट्रीज का एलिगेशन है कि जो चाइनीज एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो खुफिया तरीके से इनका यूज करते हैं और दूसरे देशों की जानकारी इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से बचने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इन एप्लीकेशंस को बैन कर दिया जाए। भारत में भी पहले ही टिकटॉक को बैन किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका में अभी तक का पहला ऐसा राज्य मोंटाना बन गया है जिसने टिकटॉक को पूरे तरीके से बैन कर दिया है। अमेरिका में जे बिडेन की सरकार है। और अमेरिका में अभी कुछ टाइम पहले ही, ध्यान रखिएगा, G7 में जे बिडेन हिस्सा ले रहे हैं। इस टाइम पे G7 की मीटिंग 21 मई तक चली रही है। तो G7 में अमेरिका के राष्ट्रपति जे बाइडेन ने रशिया के ऊपर 2 सैंक्शन लगाए हैं। एक तो रशियन डायमंड के ऊपर सैंक्शन लगाया है कि रशिया से हीरा इंपोर्ट नहीं करेगा अब अमेरिका। और दूसरा रशियन वोडका पर बैन लगाया है। अभी हाल ही में
एक रिपोर्ट जारी करी गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें ये पता लगा है कि पिछले 9 सालों में भारत में कितने प्रतिशत कोयले का उत्पादन बढ़ गया है। तो कोयले के उत्पादन में वृद्धि 47% तक देखने को मिली है, जो कि ये अपने आप में काफ़ी अच्छी वृद्धि है। इसके अलावा अगर बात करें वज़न में, तो पिछले 9 साल में 877 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया गया है। अगर केवल हम बात करें कि 2022 से 23 के सत्र में कितना कोयले का उत्पादन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 33 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया गया है। और भारत सरकार टारगेट लेकर चल रही है 2023 से 24 के लिए। तो ध्यान रखिएगा 2023 से 24 के लिए अगले सत्रों में इसको बढ़ाकर 52 मीट्रिक टन तक ले जाने का टारगेट है भारत सरकार का। और भारत में सबसे ज़्यादा पिछले 9 सालों में कोयले का उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के अभी हाल ही में नए चेयरपर्सन भी बनाए गए हैं। इनका नाम है पीएम प्रसाद। कौन है? पीएम प्रसाद। मात्र 1 महीने पहले ही ये अपॉइंट किए गए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा साहस नाम का एक कैंपेन चलाया गया है? और यह साहस नाम की पहल इसलिए चलाई गई है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित वर्क प्लेसेस बनाए जा सकें। मतलब कहने का कि महिलाओं को ऐसे वर्क प्लेस दिए जा सकें जहां का एनवायरनमेंट हेल्दी हो, किसी भी तरीके का शोषण ना हो और मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स में भेदभाव ना किया जाए। तो इसके लिए तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है। तेलंगाना सरकार ने साहस नाम की एक नई पहल की शुरुआत करी है। इसके अंतर्गत तेलंगाना सरकार का कहना है अपनी पुलिस से कि वो जितने भी वर्क प्लेसेस हैं वहां पर इस बात को सुनिश्चित करें कि महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की अब्यूजिंग नहीं हो रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे केसेस ना होने पाए। ठीक है। साहस का मतलब अंग्रेजी में होता है करज। ठीक है। और इस पर्टिकुलर पहल को लॉन्च किया गया है तेलंगाना के होम मिनिस्टर, इनका नाम है महमूद अली। क्या नाम है? महमूद अली। इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तेलंगाना में गवर्नर हैं तमिलसई सुंदरराजन। अभी हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा 10वां चिंतन शिविर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो 10वां चिंतन शिविर लॉन्च किया गया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि ये चिंतन शिविर है क्या? देखिए, इस शिविर का मेन उद्देश्य ये है कि गुजरात के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, फिर चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे वो ग्रामीण हिस्सा हो। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बेहतर गवर्नेंस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाकर ट्रेनिंग दी जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो पर्टिकुलर चिंतन शिविर है, ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास केवादिया डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। गुजरात के गवर्नर हैं इस टाइम पे आचार्य देवव्रत। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। महाराष्ट्र में एकनाथ जी शिंदे की सरकार है। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है। ध्यान रखिएगा, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था केरल सरकार भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार बन गई है जिसने मनरेगा के मजदूरों के लिए स्पेशल वेलफेयर फंड लॉन्च किया है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में रिवराइन रिलीजियस टूरिज्म सर्किट बनाने के लिए एक एमओयू साइन किया है? तो ये है आसाम में हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार। तो समझिए इसका मतलब क्या है। जो आसाम सरकार है, इन्होंने अभी हाल ही में भारत सरकार के पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय के साथ ये पैक्ट साइन किया है। अब जो भारत सरकार की तरफ से आसाम सरकार को सपोर्ट किया जाएगा कि आसाम में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी से लगने वाले कुछ ऐसे धार्मिक पर्यटन स्थल, तो उनका जो स्ट्रक्चर है उसे बेहतर बनाया जाए। जैसे कि मान लीजिए जब हम बात करते हैं वाराणसी की, तो वाराणसी में आपने देखा है बहुत सारे घाट हैं। ठीक है। जैसे कि आपका ललिता घाट है। ठीक है। और उसकी अपनी एक मान्यता है। दूसरे और घाट है, अस्सी घाट है, उसकी अपनी एक मान्यता है। ठीक है। तो उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े हुए जितने भी घाट हैं जिनकी अपनी धर्म के आधार पर मान्यता है, उनको बेहतर बनाना है इसमें। तो इसमें दरअसल 7 जगहों की बात हो रही है। एक जिसको बोलते हैं पांडुनाथ, यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ पांडुनाथ। दूसरा स्थल है जिसको बोलते हैं कामाख्या। कामाख्या मंदिर भी है यहाँ पर, उसी से लगा हुआ है। तीसरा इसको बोलते हैं डोल गोविंद। क्या बोलते हैं? डोल गोविंद। चौथा जो है इसे बोलते हैं उमानंद। पांचवा जो है इसे बोलते हैं
अनियाती सत्र, अनियाती सत्र। छठवां जो है इसको बोलते हैं चक्रेश्वर, चक्रेश्वर। और सातवां जो है इसको बोलते हैं अश्वक्लांता। क्या बोलते हैं? अश्वक्लांता। तो ये सात वो जगह हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, आसाम और साथ में पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय के साथ मिलकर। और ये जितना भी प्रोग्राम है ये सागर माला प्रोग्राम के अंतर्गत ही बनाया जाएगा। आसाम में गवर्नर कौन है? ये है इस टाइम पे गुलाब चंद्र कटारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों का प्रचलन बंद कर दिया है। आप सभी को ये अभी तक न्यूज़ पता ही लग गई होगी। कल के दिन की बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट बंद कर दिए हैं। ये नोट कब से पूरे तरीके से बंद हो जाएंगे? तो आरबीआई का कहना है आने वाले 30 सितंबर से पूरे तरीके से बंद हो जाएंगे। तब तक आपके पास मौका है कि अगर आपके पास 2000 रुपए के बैंक नोट्स हैं तो आप बैंक में जाकर उसे बदलवा सकते हैं। अगर आप बदलवाना नहीं चाहते तो आप उसे अपने अकाउंट में भी जमा कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके लिए लिमिट है, आप एक बार में 20,000 रुपए ही बदल सकते हो। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। 20,000 रुपए का मतलब एक बार में आप 2000 के 10 नोट ही केवल बदलवा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सरकार ने, या आप बोल सकते हो आरबीआई ने, आपको 30 सितंबर तक का टाइम दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में करी गई थी, 1934 एक्ट के तहत। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई है और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इस साल इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल भी दिया गया है। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा करी गई थी। आपको पता है आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? इनका नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम है? ऑसबॉर्न स्मिथ। यूट्यूब पर ल्यूसेंट सीरीज में क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है? तो आरबीआई की अपनी क्लीन नोट पॉलिसी है, उसके अंतर्गत आरबीआई ऐसा कर रहा है। अभी हाल ही में ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? इस एप्लीकेशन का नाम है यस पे इजी ऐप। तो इसको लॉन्च किया है यस बैंक ने अपने ही नाम से। अब ये जो एप्लीकेशन है इसमें आप कई तरीके की पेमेंट रिसीव कर सकते हो। जैसे कि इसमें आपको टैप ऑन फोन की पेमेंट भी आप रिसीव कर सकते हो। इसके अलावा एसएमएस के जरिए भी आप पे कर सकते हो। इसमें क्यूआर कोड के थ्रू भी आप पेमेंट इसमें रिसीव कर सकते हो। तो ये खास बात है, इसमें आप कई मॉड्यूल से यस बैंक के यस पे इजी एप्लीकेशन में पेमेंट रिसीव कर सकते हो। यस बैंक की स्थापना साल 2004 में करी गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार। सिटी बैंक का ध्यान रखिएगा, अमरीकी बैंक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय है, एचडीएफसी भी भारतीय बैंक है। अभी हाल ही में ये कौन है जो कि नए लॉ मिनिस्टर बने हैं और इन्होंने सक्सीड किया है किरण रिजिजू को? तो अभी तक किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर थे, अब इनकी जगह ले ली है नए लॉ मिनिस्टर। और इनका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। तो अब से ये नए लॉ मिनिस्टर होंगे। और सवाल ये उठता है कि किरण रिजिजू अब कौन सा मंत्रालय संभालेंगे? तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दिया गया है। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अभी हाल ही में डीएससीआई, जिसको बोलते हैं डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो डीएससीआई के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं प्रमोद भसीन। और भसीन साहब ने किसको सक्सीड किया है? तो ये जगह ले रहे हैं राजेंद्र एस पवार की। किसकी? राजेंद्र एस पवार। और इन्होंने 3 साल तक, पिछले 3 साल से पवार साहब सर्व कर रहे थे डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को। तो अब इनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है और इनकी जगह प्रमोद भसीन ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया है अभी हाल ही में सीबीआई के नए डायरेक्टर प्रवीण सूद बनाए गए हैं। कौन है? प्रवीण सूद, सीनियर आईपीएस अधिकारी और एंटी टेररिज्म स्क्वाड में भी ये रह चुके हैं। और अभी हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरपर्सन एक बार फिर से मनोज सोनी जी बन चुके हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था पेटीएम के नए सीईओ कौन बने हैं। तो ये हैं भावेश गुप्ता। कौन है? भावेश गुप्ता। अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है द गोल्डन ईयर। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। और रस्किन बॉन्ड की जो किताबें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हर बार लगभग बैंक और एसएससी के एग्जाम में इनकी ये किताबें पूछी जाती हैं। रस्किन बॉन्ड ने इस किताब में अपने जीवन के पिछले 25 से 30 सालों का अनुभव लिखा हुआ है। शशि थरूर की भी किताबें आपको नहीं छोड़नी है, इनकी किताब भी हर बार पूछी जाती है। अरुंधति राय की किताबें हो गई, इंदिरा नूही की किताबें हो गई, इन सब की किताबें बहुत ज्यादा पूछी जाती है।
जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है एसपी हिंदुजा। आई एम वेरी श्योर कि आपने हिंदुजा ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा। एसपी हिंदुजा हिंदुजा ग्रुप के चेयरपर्सन थे और इनका निधन अभी हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में हो गया। ये कौन थे? तो ये एक बिजनेस पर्सन थे और इतना ही नहीं, साथ में एक फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे। इन्होंने अपने जीवन काल में मिलियनों डॉलर तो केवल दान स्वरूप ही दे दिया है लोगों के उद्धार के लिए। इसके अलावा अगर हिंदुजा ग्रुप की बात करें तो इसकी स्थापना 1914 में करी गई थी। हिंदुजा ग्रुप का हेडक्वार्टर है मुंबई। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा जिसका नाम है अशोक लीलैंड। अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। आपने ट्रकों में ये नाम लिखा हुआ देखा होगा। अशोक लीलैंड ट्रक बनाने वाली एक कंपनी है। तो ये जो अशोक लीलैंड है ना, ये हिंदुजा ग्रुप की ही सब्सिडरी है। हिंदुजा ग्रुप के फाउंडर कौन है? इनका नाम है परमानंद हिंदुजा। इन्हीं के द्वारा 1914 में हिंदुजा ग्रुप की स्थापना करी गई थी। अभी हाल ही में वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया गया। कौन से दिन? यह दिवस 18 मई को मनाया गया। और यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि एचआईवी वैक्सीन के बारे में लोगों में जागरूकता फैले। और जो एड्स दिवस है, क्या आप बता सकते हो यह कौन से दिन मनाया जाता है? एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। और जो एड्स होता है ये एचआईवी वायरस की वजह से होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आपको पता है ये वायरस बॉडी में कौन से ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है? ये लिम्फोसाइट्स को, किसको? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करता है। और लिम्फोसाइट्स किस में पाए जाते हैं? ये डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। तो इन्हीं को डायरेक्ट हिट करता है एचआईवी वायरस। लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाने का काम करते हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे, अभी कुछ टाइम पहले परशुराम कुंड न्यूज में था। क्या आप बता सकते हो परशुराम कुंड जो है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए, फिर मैं इसके बारे में आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में इस टाइम पे जो मेरा लाइव रनिंग बैच है आने वाले एसएससी सीजीएल 2023 के लिए, इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। और इस बार 2023 का जो सीजीएल है उसमें भी बहुत सारे सिलेक्शन होने हैं, तो आप भी उसका हिस्सा बनिए। अगर जीएसजी के आपके रास्ते में बाधा का काम कर रही है तो ये बैच लाइव रनिंग बैच है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें वीओडी प्लस लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं। आप जैसे ही बैच में रजिस्टर करते हो एक ही बार में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं। तो मतलब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं जो कि मैं इस टाइम पर वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में करा रहा हूँ। साथ में साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की लाइव रनिंग क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा आप रिकॉर्डेड बैचेस भी ले सकते हैं, जैसे कि सिर्फ पॉलिटी, सिर्फ हिस्ट्री के रिकॉर्डेड बैचेस जो कि पहले से कहीं ज्यादा अपडेट हो चुके हैं। पीडीएफ के साथ आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। आप केवल 1500 बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज का रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। मैनी ऑप्शंस हैं आपके पास एग्जाम इंजन में, और फी बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। अच्छा, एक चीज और, एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो वरुण 10 कोड अगर आप लगाते हैं तो डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट आपको फ्लैट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।